बेटा, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक था शेयर कैपिटल, जिसकी रिवीजन थी आज। बिना कोई बात करे शुरू करते हैं रिवीजन। व्हाट इज शेयर? सबसे पहले शेयर की डेफिनेशन पे चलेंगे बेटा। शेयर का डेफिनेशन 2 क्लॉज 84 से है। डेफिनेशन कहता है शेयर मीन शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। शेयर की डेफिनेशन में बोला गया शेयर में स्टॉक इंक्लूडेड है। मतलब स्टॉक क्या होता था, याद करो। जब हम नंबर में बोलते थे तो शेयर होता था, वैल्यू में बोलते थे तो स्टॉक होता था। ठीक है। शेयर को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप। ऑथराइज जो मैक्सिमम होता है, इशू जो कंपनी इशू करती है। सब्सक्राइब कैपिटल वन से कैपिटल जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है, पब्लिक इंटरेस्ट दिखाती है हमें चाहिए। कॉल्ड अप जो कंपनी ने मंगवाया, जो लोगों ने पे करा, दैट इज पेड अप। नेक्स्ट सवाल, काइंड्स ऑफ शेयर। सेक्शन 43 से शुरू होता है काइंड्स ऑफ शेयर। 43 कहता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में शेयर दो तरह का होगा, इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस किसको बोलते हैं? जिसके पास दो प्रेफरेंशियल राइट्स है। क्या दो प्रेफरेंशियल राइट्स हैं? जिनको डिविडेंड और रीपेमेंट इक्विटी से पहले होगा। मतलब इन्हें डिविडेंड मिलेगा तो इक्विटी से पहले मिलेगा, इनकी रीपेमेंट होगी तो भी इक्विटी से पहले होगी। व्हाट इज इक्विटी कैपिटल? एनी शेयर अदर देन प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस के अलावा बाकी सब शेयर इक्विटी शेयर है बेटा। मेरा डाउट, नेक्स्ट सवाल, प्रेफरेंस शेयर कैन बी पार्टिसिपेटिंग। प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। पार्टिसिपेटिंग से मतलब क्या है? याद करो पार्टिसिपेटिंग। अगर वाइंडिंग अप में बिल्कुल एंड में सरप्लस एसेट्स बचा, तो वो सरप्लस एसेट्स किसका होता है? वैसे तो सरप्लस एसेट्स इक्विटी का होता है, बट अगर क्वेश्चन में गिवन है कि प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग है, तो जो बिल्कुल सरप्लस एसेट्स वाइंडिंग अप पे बचेंगे वो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों एंजॉय करेंगे। इक्विटी शेयर बेटा दो तरह का होता है, विद वोटिंग राइट्स एंड डिफरेंशियल राइट्स। ये सेक्शन 43 था। 43 के पांचों ई, ए से लेके ई हमने 43 पढ़ लिया। अब इक्विटी शेयर पर डिफरेंशियल राइट के लिए हमारे मॉड्यूल में रूल 4 गिवन है, जो कहता है बच्चों को रूल 4 पढ़ाया जाए। व्हाट इज इक्विटी शेयर पर डिफरेंशियल राइट्स? ये वो शेयर होता है बच्चों जिस शेयर में नॉर्मल शेयर होल्डर्स के नॉर्मल शेयर से ज्यादा हमें वोटिंग मिलता है, या नॉर्मल शेयर से ज्यादा हमें डिविडेंड मिलता है। क्या बात क्लियर है? इस शेयर पे हमारे राइट्स नॉर्मल से थोड़े से अलग होंगे। हमारा वोटिंग रेट या तो नॉर्मल से ज्यादा या अलग होगा, या डिविडेंड राइट नॉर्मल से अलग होगा। है ना? ठीक है बच्चे। इस शेयर को इशू करने की कंडीशन आर्टिकल परमिट करेंगे तो शेयर होल्डर्स को ओआर पास करना पड़ेगा। बेटा इसके ऊपर डिफरेंशियल वोटिंग रेट्स पे जो वोटिंग रेट्स हम डिफरेंशियल शेयर होल्डर्स को देंगे, ये टोटल वोटिंग रेट का 74% तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। नहीं तो अगर 75 हो गया तो इनका एसआर पे कंट्रोल आ जाएगा बेटा। कंपनी ने पिछले 3 साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। कंपनी का कोई पेंडिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए बेटा। डिविडेंड अगर उसने डिक्लेयर किया लेकिन पे नहीं करा, मैच्योर डिपॉजिट्स अगर उसने पे नहीं करे, या इनका इंटरेस्ट पे नहीं करा, या डिबेंचर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे नहीं करा, तो आई एम सॉरी, आप ये वाला शेयर इशू नहीं कर पाएंगे। कंडीशन एफ थी, कोई ऐसा डिफॉल्ट तो नहीं चल रहा किया आपने जिसमें आपने बैंकों का टर्म लोन ना चुकाया हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, स्टेट्यूटरी बैंक्स का, अगर आपने इनके टर्म लोन्स नहीं चुकाए, या फिर आपने एम्प्लॉई से रिलेटेड कुछ पेमेंट्स थी जो आप गवर्नमेंट के पास जमा कराते थे, इसका एग्जांपल था प्रोविडेंट फंड जमा नहीं कराया, या आपने इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में पैसा नहीं डाला बेटा, तो एफ पॉइंट में अगर आपने डिफॉल्ट किया तो पहले डिफॉल्ट को क्लियर करना पड़ेगा बेटा। उसके बाद 5 साल वेट करना पड़ेगा। अगर एफ पॉइंट का डिफॉल्ट हुआ है तो पहले डिफॉल्ट को पे करो, क्लियर करो, गलती को सुधारो अपनी, फिर 5 ईयर्स वेट करो, उसके बाद आप डिफरेंशियल शेयर इशू कर सकते हो। बच्चे एक बात का और ध्यान रखना, अगर आपको ये शेयर इशू करना है तो पिछले 3 साल में आपको किसी भी एक्ट में, आरबीआई, सेबी, एससीआरए एक्ट में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, या जो आपका स्पेशल एक्ट है जिसमें आप रेगुलेट करवाए किए जाते हैं, जैसे बैंकों का आरबीआई एक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज का आईआरडीए एक्ट, इनमें से किसी भी एक्ट में आप पीनलाइज नहीं होने चाहिए। किसी कोर्ट ने या किसी ट्रिब्यूनल ने आप पे कोई पनिशमेंट नहीं लगाई हो इनमें से किसी भी लॉ में। अगर ए से लेकर जी तक कंडीशंस पूरी करोगे तो आप ये वाला शेयर इशू कर सकते हो। लेकिन अब आइए कुछ और बातें भी डिस्कस करते हैं इस शेयर के बारे में। क्लास जी, आप कन्वर्जन नहीं कर सकते नॉर्मल इक्विटी शेयर का डिफरेंशियल शेयर में, अलाउड नहीं है। सर डिफरेंशियल शेयर होल्डर की बाकी राइट्स का क्या होगा? इनकी बाकी राइट्स जस्ट लाइक इक्विटी शेयर नॉर्मल वाली होंगी बेटा। क्या सर इनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में डिस्क्लोज किया जाएगा? ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इनका भी नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा। सर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में भी इनका डिस्क्लोजर आएगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मीटिंग से पहले शेयर होल्डर्स के घर पे जो स्टेटमेंट जाती है उसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं, उसमें भी इनका बेटा डिस्क्लोजर होना चाहिए। क्या इनका नाम बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज होगा? हाँ जी सर। सर इनको जो शेयर इशू हो, एक पॉइंट और था बेटा यहाँ पे कि अगर कंपनीज एक्ट 1956 में किसी कंपनी ने ये वाला शेयर इशू किया है तो उसका वो इशू वैलिड है, पुराने लॉ वाला। उसको ऐसा नहीं है कि नए लॉ की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, जो पुराने इशू करे वो वैलिड रहेंगे। हाँ जी। यहाँ सेक्शन 43 खत्म हो गया था, रूल 4 खत्म हो गया। एग्जाम के लिए इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल रेट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी कंडीशंस की कीवर्ड आपके सामने है क्लास। पॉइंट नंबर 5। अब नेक्स्ट हेडिंग सेक्शन 44।
44 बेटा बात करता है मूवेबल नेचर ऑफ शेयर की। 44 पे दो छोटे से पॉइंट्स हैं। शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है, इन्हें ट्रांसफर करना अलाउड है, बट ट्रांसफर एज पर आर्टिकल करेंगे बेटा इनको। नेक्स्ट सवाल, शेयर की नंबरिंग कैसी होगी? सेक्शन 45 कहता है हर शेयर का अपना एक नंबर होगा, लेकिन सिर्फ फिजिकल फॉर्म में। नेक्स्ट सवाल, अब हम शेयर सर्टिफिकेट पे अगर जाते हैं तो बेटा शेयर सर्टिफिकेट कंपनी जो इशू करती है, 46 शुरू करेंगे बेटा अब हम शेयर सर्टिफिकेट का। सेक्शन 46 क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट जो भी कंपनी इशू करती है ये प्राइमा फेसी एविडेंस होता है। व्हाट इज प्राइमा फेसी एविडेंस? मतलब बिल्कुल पक्का एविडेंस तो नहीं है, बट हाँ मान सकते हैं कि सही है। किस चीज का प्राइमा फेसी एविडेंस है? टाइटल का, कि आप शेयर्स के मालिक हो। शेयर सर्टिफिकेट प्राइमा फेसी सबूत है कि आप शेयर्स के मालिक हो। इस पे कंपनी के 2 डायरेक्टर्स के साइन होंगे या कोई एक डायरेक्टर और सीएस साइन कर दे। अगर आपका सर्टिफिकेट खो गया या खराब हो गया तो कुछ कंडीशंस पूरी कर दो, आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। डीमेट फॉर्म में बेटा हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं होगा, हमारा नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में होगा, एनएसडीएल या सीडीएसएल के रिकॉर्ड में। वही रिकॉर्ड्स में हमारा नाम होगा, वही इस बात का प्राइमा फेसी सबूत है कि हम शेयर्स के मालिक हैं। किसी कंपनी ने अगर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाया बेटा, तो मेरा डॉट कंपनी याद रखना, जितने का सर्टिफिकेट बनाया, जो भी शेयर्स की फेस वैल्यू होगा उसका कम से कम 5 गुना मिनिमम फाइन है और 10 गुना मैक्सिमम फाइन है। और ऑफिसर साहब जिसने ये गलत काम किया, नकली सर्टिफिकेट बनाया, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाया फ्रॉड करने के लिए, वो बंदा लायबल होगा अंडर 447। तो यहाँ पे आके मैंने आपके साथ 45 तक कवर किया। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ बेटा। 45 के बाद सॉरी, शेयर सर्टिफिकेट में मैंने 46 तक कवर किया। अब मैं वोटिंग राइट्स पे जाता हूँ। 47 क्लास जी, वोटिंग राइट्स का सेक्शन 47 बोलता है इक्विटी शेयर होल्डर के पास हर रेजोल्यूशन पे वोट करने का अधिकार होता है। जनरल मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पास होंगे इक्विटी उस पर वोट कर सकता है। और इसका वोटिंग राइट पोल पे अगर हम डिस्कस करें तो इन प्रोपोर्शन टू हिज पेड अप कैपिटल होगा। जिस प्रोपोर्शन में आप लोगों का पेड अप कैपिटल होगा उसी प्रोपोर्शन में आपका वोट होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास एज अ जनरल रूल वोटिंग राइट नहीं होता। क्या बात क्लियर? लेकिन हाँ, अगर कोई रेजोल्यूशन इन्हें अफेक्ट करे तो ये वोट कर सकते हैं। दूसरा, अगर कंपनी को अपना रीपेमेंट वाइंडिंग अप करना हो तो वहां ये वोट कर सकते हैं। कंपनी ने इनका पैसा रीपे करना हो तो ये वोट कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस में ये वोट कर सकते हैं। सर प्रेफरेंस शेयर को भी पोल पे वोट मिलेगा? हाँ बेटा मिलेगा। इनका पोल पे वोट उसी प्रोपोर्शन में होगा इक्विटी के कंपैरिजन में जिस प्रोपोर्शन में इक्विटी और इनका कैपिटल है। अगर इक्विटी और इनका कैपिटल बराबर है तो इनकी वोटिंग प्रोपोर्शन भी बराबर होगी। अगर इक्विटी डबल है इनके कंपैरिजन में तो उनकी फिर वोटिंग प्रोपोर्शन उसी प्रोपोर्शन में वोट होगा जिस प्रोपोर्शन में इन लोगों का पेड अप कैपिटल होगा। एक पॉइंट और था, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लगातार 2 साल डिविडेंड नहीं दिया कंपनी ने, या कोई भी 2 साल डिविडेंड नहीं दिया बेटा, तो कंपनी अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जब तक डिविडेंड क्लियर नहीं करोगे वो भी कंपनी के हर रेजोल्यूशन पे वोट करेंगे। तो ये आपका सेक्शन था वोटिंग राइट का, सेक्शन 47। अगर मैं 48 की बात करूं तो 48 बात करता है बच्चे नेक्स्ट सेक्शन, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। ये क्या सेक्शन बोलता है? ये कहता है अगर कंपनी किसी भी शेयर होल्डर की राइट्स को बदलना चाहती है बेटा, बदलना अलाउड है, कोई मनाही नहीं है, बदलना अलाउड है, लेकिन कुछ कंडीशन है। राइट्स बदलनी है, मेमोरेंडम आर्टिकल अलाउ करे। अगर मेमोरेंडम आर्टिकल अलाउ करता है राइट्स बदलने के लिए तो कंपनी किसी भी शेयर होल्डर की राइट्स को बदल सकती है, बट उस क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स में पहले एक मीटिंग होगी। अगर वहाँ 3/4 लोग मान जाए उस क्लास के, मान लो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की कुछ राइट्स बदलना चाहती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएगी। अगर वहाँ 3/4 लोग वहाँ पे मान जाए, यानी एसआर पास हो जाए, तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर की राइट्स बदल सकती है। सर अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में कुछ नहीं बता रखा राइट्स बदलने के लिए, साइलेंट है, तो टर्म्स ऑफ इश्यू पढ़ो। जब इक्विटी इशू हुए थे उन टर्म्स में कहीं मना तो नहीं कर रखा वेरिएशन करने को। क्लास सेकंड पॉइंट, यहाँ पे याद रखना, अगर आप शेयर होल्डर की राइट्स बदल रहे हो, किसी एक शेयर क्लास ऑफ शेयर होल्डर की राइट्स बदलने से अगर कोई दूसरी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स अफेक्ट होते हैं तो आपको दूसरी क्लास ऑफ शेयर होल्डर से भी पूछना पड़ेगा, उनसे भी एसआर पास करवाना पड़ेगा। अब सपोज हमने अपने शेयर होल्डर की राइट्स थोड़ी सी चेंज कर दी, तो लॉकअप है, जिन शेयर होल्डर्स को वेरिएशन से प्रॉब्लम है वो वेरिएशन के 21 दिन में अपील करेंगे एनसीएलटी को। जो लोग भी अपील कर रहे हैं उनके पास कम से कम उसी क्लास का 10% शेयर होना चाहिए। लास्ट सवाल, अगर अपील ट्रिब्यूनल के पास किसी ने कर दी तो वेरिएशन पे अभी होल्ड लग जाएगा जब तक अपील का फैसला नहीं आता। अपील का फैसला आएगा बेटा, अपील का फैसला बाइंडिंग होगा, दोनों को मानना पड़ेगा, कंपनी को भी मानना पड़ेगा और जिन लोगों ने एनसीएलटी के पास अपील करा तो उनको भी मानना पड़ेगा, दोनों पे बाइंडिंग है। और एनसीएलटी का फैसला आने के 30 दिन बाद आपको एनसीएलटी का फैसला आरओसी के पास जमा कराना है। तो मेरा सवाल, ये सेक्शन तब लगाना है जब कंपनी अपने कुछ शेयर होल्डर के राइट्स को बदलना चाहती है। सेक्शन 48। सर 48 के बाद 3 छोटे छोटे सेक्शंस हैं आपके। कॉल्स ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, सेक्शन 49, जो क्या बोलते हैं,
अगर शेयर्स एक ही क्लास के शेयर्स हैं, सपोज इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले हैं, इनसे कॉल्स भी सेम ही मंगवाई जाएगी यूनिफॉर्म बेसिस पे। ऐसा नहीं कि किसी को ये बोले तो 2 रुपए दे दे, तो 3 रुपए दे दे, तो 1 रुपए दे दे, सबसे कॉल्स का अमाउंट बिल्कुल सेम मंगाया जाएगा। सर कॉल्स इन एडवांस किसको बोलते हैं? आपको पता है, अगर मैंने कॉल्स पहले ही पे कर दी कंपनी के मंगवाने से पहले, तो वो कॉल्स इन एडवांस है। क्या कंपनी हमसे कॉल्स इन एडवांस ले सकती है? हाँ, अगर उसका आर्टिकल अलाउ करे बेटा, तो वो हमसे कॉल्स इन एडवांस ले सकती है। बट याद रखना, एडवांस पोर्शन पे कोई वोटिंग रेट नहीं मिलेगा। क्या बात क्लियर? मेरा नेक्स्ट सवाल, सर क्या एडवांस पोर्शन पे डिविडेंड मिल सकता है? सेक्शन 51 कहते हैं हाँ, जो आपने एडवांस दिया उस पे हो सकता है कंपनी आपको डिविडेंड दे, पर प्रैक्टिकली बेटा डिविडेंड नहीं देती कंपनी। कंपनी एडवांस पे इंटरेस्ट पे करती है, और टेबल एफ में तो आपको याद है 12% का इंटरेस्ट लिखा है जो कॉल्स इन एडवांस पे दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे आके हमारे 51 तक कंप्लीट हो गया। अब हम 52 पे चलते हैं। 52 बात करता है प्रीमियम की। बच्चे, प्रीमियम का पैसा जब भी कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे इशू करेगी, तो 52 कहता है सारा प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में सारा प्रीमियम ट्रांसफर होना चाहिए जब भी शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते हैं। बेटा प्रीमियम का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? प्रीमियम के पैसे को से आप 5 यूजेस कर सकते हैं। आप बीबी बायबैक कर सकते हैं, बीआई बोनस इशू कर सकते हैं, या फिर आपको प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर की रिडम्पशन पे जो प्रीमियम चाहिए वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हैं, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने हैं, या फिर एक और सवाल, आपको डिस्काउंट या कमीशन, आपने शेयर या डिबेंचर इशू करते समय कोई डिस्काउंट दिया था, कोई कमीशन दी थी अंडरराइटर्स को, अब वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम का कहीं और यूज मत करना। अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का कहीं और यूज किया तो ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल लगे बन जाएगा, फिर आपको सेक्शन 66 सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल, बेटा कुछ कंपनीज है जिन्हें सिक्योरिटी प्रीमियम की 5 यूजेस नहीं, सिर्फ 3 यूजेस अलाउड हैं। ऐसी कंपनीज वो होंगी जिनका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। ये सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा बायबैक के लिए, बोनस इशू के लिए, या डिस्काउंट या कमीशन ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर के लिए यूज कर सकती हैं। रिमेंबर, डिस्काउंट या कमीशन ऑन इक्विटी शेयर, अगर ये डिस्काउंट या कमीशन इन्होंने प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर इशू पे दिया है, वो यहाँ से राइट ऑफ नहीं कर सकती। ऐसी कंपनी कुछ स्पेशल कंपनीज होंगी जिनका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। अगर हम बात करें डिस्काउंट की, डिस्काउंट का सेक्शन 53 है जो बोलता है कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करेगी। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट इज एब्सोल्युटली वॉइड। कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करेगी। एक्सेप्शंस कहती हैं, हाँ, स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू होता है, अगले सेक्शन 54 में पढ़ेंगे, या फिर कंपनी के कोई डेट्स हैं जिन्हें आरबीआई के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग इक्विटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। कंपनी ने डेट्स लिए थे बैंकों से, बैंकों का पैसा चुका नहीं पा रही, आरबीआई ने रूल बनाया और बोला आप इनका डेट एक काम करो, शेयर में कन्वर्ट कर दो और इन्हें डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दो। अब हमारा वो डेट शेयर में कन्वर्ट हो रहा है आरबीआई के कहने पे, और वो डिस्काउंट पे हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान अलाउड है। ऐसे केसेस में आप डिस्काउंट दे सकते हैं। वैसे डिस्काउंट पे शेयर इशू करना नॉट अलाउड। अगर किसी कंपनी ने डिस्काउंट पे शेयर इशू करा, तो कंपनी और उसके ऑफिसर पे बेटा जितना अमाउंट उन्होंने रेज किया होगा वो अमाउंट या 5 लाख, जो भी इनमें से लोअर होगा, उतनी पेनल्टी दोनों पे लगेगी, कंपनी पे भी और उसके उन ऑफिसर्स पे भी जिन्होंने डिफॉल्ट किया है। साथ में कंपनी लोगों का पैसा डिस्काउंट पे अगर शेयर इशू करे तो वापस करेगी, और साथ में लोगों को 12% का ब्याज भी देगी। क्यों ब्याज देगी? सर आपने डिस्काउंट पे शेयर इशू करे क्यों? आपको 12% के साथ लोगों का पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये आपका डिस्काउंट हो गया बेटा सेक्शन 53। अब डिस्काउंट के बाद अगर हम बात करें आगे, तो हमारा सवाल हमारे सामने अब कौन सा सेक्शन आता है? हमारे सामने अब 53 के बाद 54 आता है। 54 बात करता है स्वेट इक्विटी शेयर्स की। 54 बात करता है बेटा स्वेट इक्विटी शेयर्स की। यस क्लास। 54 बात करता है स्वेट इक्विटी शेयर्स की। स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को इशू करती है, अपने डायरेक्टर्स को इशू करती है, क्योंकि उन्होंने कंपनी को कोई नो हाउ दिया बेटा, या कोई भी वैल्यू एडिशन या फायदा करवाया। इसको इशू करने की बेटा कंडीशन 1 आर्टिकल परमिट करेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर उसी क्लास का शेयर, मतलब जिस क्लास का शेयर कंपनी ने पहले एक बार इशू कर रखा है, वही क्लास ऑफ शेयर दोबारा इशू करेगी स्वेट इक्विटी में। स्वेट इक्विटी के लिए कोई नई क्लास ऑफ शेयर इशू नहीं किया जाएगा। एसआर परमिट करेंगे। एसआर में आपको बताना पड़ेगा कितना इशू आप कर रहे हैं, एसआर में सारा इशू का डिटेल देना पड़ेगा। अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी की रेगुलेशंस को मानेगी, अनलिस्टेड है तो सीजी के रूल्स को फॉलो करेगी ये शेयर इशू करने के लिए। बेटा स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वैसी ही होंगी जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है। हाँ जी, इसमें रूल 8 हमें लर्न करना है। रूल 8 कहता है स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी अपने परमानेंट एम्प्लॉइज को देगी, चाहे वो इंडिया में रहते हो, चाहे इंडिया के बाहर रहते हो, या कंपनी अपने डायरेक्टर्स को देगी जो होल टाइम या पार्ट टाइम हो, या कंपनी एम्प्लॉई या डायरेक्टर्स को देगी चाहे अपनी सब्सिडी के चाहे होल्डिंग के। कुल मिला के 3 लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को या अपने डायरेक्टर्स को या अपने होल्डिंग या सब्सिडी के एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को। क्या बात क्लियर? मेरा डाउट यहाँ पे हमने बात करा, आगे बात करते हैं। हाँ जी,
कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर देते समय यस, मेरा डाउट अब बच्चे, मैंने आगे क्या बोला, कंपनी एसआर पास करेगी और ये एसआर 1 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज एसआर पास करा तो कल शेयर इशू करना पड़ेगा। एसआर पास करने के 1 साल तक आप कभी भी शेयर इशू कर सकती हैं। स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो सकता है, मैक्सिमम कंपनी 15% ऑफ दी पेड अप कैपिटल 1 साल में इशू कर सकती है, या फिर 5 करोड़, विच एवर इज हायर। इन दोनों लिमिट्स को निकाल लेना। पेड अप कैपिटल सपोज किसी कंपनी का 100 करोड़ का है तो उसका 15% बना 15 करोड़, या 5 करोड़, विच एवर इज हायर। 15 करोड़ 1 साल में कंपनी इशू कर सकती है। लेकिन बेटा मैक्सिमम इशू 25% हो सकता है स्वेट इक्विटी। टोटल पेड अप कैपिटल अगर 100 करोड़ है तो इसका 25% मैक्सिमम आप इशू कर सकते हो। 1 साल में 15% कर सकते हो, लेकिन टोटल तो 25 ही है स्वेट इक्विटी शेयर, उससे ज्यादा हम स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते। बट यहाँ पे भी स्टार्टअप कंपनीज को एग्जाम्पशन है, वो 25 की जगह अप टू 50% ऑफ इट टोटल पेड अप कैपिटल स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। बट उन्हें ये प्रिविलेज सिर्फ 10 साल तक है इनकॉर्पोरेशन के, उसके बाद उनका ये प्रिविलेज बंद हो जाएगा। कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर पे लॉक इन लगा सकती है 3 साल का। हाँ जी, मतलब क्या होगा लॉक इन का, आपको बेचना नॉट अलाउड होगा ये शेयर। हाँ जी, इस शेयर का किस प्राइस पे ये शेयर इशू होगा, उसके लिए कंपनी वैल्यूएशन करवाएगी वैल्यूअर से। और आपने अगर कंपनी को कोई राइट दी है बेटा, कोई वैल्यूएशन इंटेलेक्चुअल राइट दी है कंपनी, उस इंटेलेक्चुअल राइट की भी एग्जांपल, आपने कोई पेटेंट दी है कंपनी को, तो कंपनी उसकी भी बेटा वैल्यूएशन करवाएगी। अब कंपनी को एम्प्लॉइज ने कोई एसेट बना के दिया तो वो एसेट कंपनी की बैलेंस शीट का पार्ट है। अगर कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर दिया लेकिन उन्होंने कोई एसेट नहीं दिया, उन्होंने कोई सर्विस परफॉर्म करी थी, तो ये तो चीज कंपनी को पीएनएल में राइट ऑफ करनी पड़ेगी, पीएनएल में डेबिट मारनी पड़ेगी। बेटा बोर्ड को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट में स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में, और इनका भी एक रजिस्टर बनाया जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स का SH3 के अंदर। हाँ जी, मेरा डाउट, जिसमें कंपनी अपने सारे स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिस्क्लोजर देगी। क्लियर? तो स्वेट इक्विटी शेयर में इतना ही है बेटा। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की, सेक्शन है 55। क्लास, मैंने सिर्फ एक बात बोली है आप लोगों को, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, आंसर इज बिल्कुल, लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना नॉट अलाउड। प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए बेटा आर्टिकल परमिट करेंगे, एसआर पास होगा, कोई पेंडिंग डिफॉल्ट तो नहीं चल रहा प्रेफरेंस शेयर ये उनके डिविडेंड चुकाने का। ये तीसरी कंडीशन। चौथी बेटा, मैक्सिमम इनकी रिडम्पशन 20 ईयर्स के लिए होगी, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम भी बेटा रजिस्टर ऑफ मेंबर में डिस्क्लोज किया जाएगा। सर क्या अबव 20 ईयर्स हम इसको इशू कर सकते हैं? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी 20 साल से ऊपर के लिए डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती हैं, लेकिन 20 की जगह वो 30 साल के लिए इशू कर सकती हैं, लेकिन हर 21वें साल से हर 10% हर साल उन्हें रिडीम करना पड़ेगा। याद है ये बात? सर इशू के बाद रिडम्पशन की क्या कंडीशन है? रिडम्पशन हमेशा फ्री रिजर्व से होगा, या आप प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स यूज करो। आप यहाँ पे बायबैक एक रूल आगे पढ़ाएंगे, बायबैक बायबैक में एक पंगा है, प्रोसीड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर होगा, बट ऐसा यहाँ नहीं है। आप फ्री रिजर्व यूज करो या प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स यूज कर लो, वहां से रिडम्पशन कर लेना। बेटा रिडम्पशन तभी होगा जब फुल्ली पेड अप होंगे, पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं होंगे। क्या बात क्लियर? अगर आपने फ्री रिजर्व यूज किया है रिडम्पशन के लिए तो पहले आपको सीआरआर क्रिएट भी करना पड़ेगा, जितना अमाउंट का आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे उतना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। याद है सीआरआर से सिर्फ हम बोनस इशू करेंगे फ्यूचर में कभी। सर प्रेफरेंस शेयर को अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो वो प्रीमियम कहां से देंगे? सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कंपनी फ्री रिजर्व से भी दे सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी दे सकती है। हमने तो सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस में पढ़ा है ना कि प्रीमियम इन रिडम्पशन कैन बी गिवन आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो मैंने अभी 53 में आपको बोला था, जिनका नाम गवर्नमेंट बताएगी, उन्हें सिक्योरिटी प्रीमियम अलाउड नहीं है इसके लिए यूज करना। वो कंपनियां सिर्फ फ्री रिजर्व यूज करेंगी अपना सिक्योरिटी ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे करने के लिए। अगर कंपनी अनेबल टू रिडीम है, कंपनी रिडीम ही नहीं कर पा रही प्रेफरेंस शेयर्स को बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी 3/4 ऑफ अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी रिडीम नहीं कर पा रही तो उनसे पूछेगी, 3/4 अप्रूवल लेगी उनसे, और ट्रिब्यूनल से पूछेगी। अगर दोनों मान जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मान जाते हैं और ट्रिब्यूनल भी मान जाता है, तो पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हाथ जोड़ देगी, बोलेगी मैं आपको पे नहीं कर पा रही, मैं आपको पुराना प्रेफरेंस शेयर और आपका जो पुराना डिविडेंड है इन सब की जगह आपको नया प्रेफरेंस शेयर इशू कर देती हूँ। बट इनमें जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होंगे, जिन्हें ऑब्जेक्शन होगा कि ये चीज गलत है, वो लोग ट्रिब्यूनल को शिकायत कर सकते हैं, और ट्रिब्यूनल उनकी शिकायत पे कंपनी को ऑर्डर करेगी, भाई जिनको प्रॉब्लम है उनको फोर्थविथ मतलब तुरंत रिडीम करो। Issue and redemption of preference share not to be considered as increase or decrease in capital. कैपिटल प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे, इसे इंक्रीज इन कैपिटल की कैटेगरी में मत लेके जाना। मतलब इंक्रीज इन कैपिटल पे ना बेटा हमारा सेक्शन लग जाता है 62, वो मत लगाना यहाँ पे। ऐसे ही इसको डिक्रीज इन शेयर कैपिटल नहीं बोला जाएगा, प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे, बट इसको रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं बोला जाएगा 66 में। क्या बात क्लियर? इस पे कोई और पंगे वाला सेक्शन नहीं लगाना, लॉ मेकर सिंपल सी बात कहना चाह रही। चलिए यहाँ पे आके हमारा सेक्शन फिनिश हो गया बेटा 55।
अब 55 के बाद हम लोगों ने बात करनी है 56 की, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। क्लास ट्रांसफर के लिए जब हमें किसी को शेयर बेचने हैं फिजिकल फॉर्म में, तो पहले हमें एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लेना पड़ेगा जो SH4 में होता है क्लास। उस पे हमें शेयर, उसके साथ हमें शेयर सर्टिफिकेट लगाना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पे साइन को करने हैं बेटा, ट्रांसफर और ट्रांसफर दोनों को करने हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी में सबमिट होने चाहिए 60 डेज में। जो फॉर्म पे आप डेट डालेंगे SH4 पे, उसके 60 दिन में ये फॉर्म कंपनी में सबमिट होना चाहिए। क्या बात क्लियर बेटा इतनी सी? मेरा नेक्स्ट सवाल, कंपनी, ये तो ट्रांसफर का तरीका हो गया, ट्रांसमिशन भी क्या कंपनी रजिस्टर करती है? हाँ, कोई मेंबर मर गया तो उसकी वो घर वाले अप्लाई करेंगे तो कंपनी ट्रांसमिशन को भी रजिस्टर करेगी। नेक्स्ट सवाल क्लास, अगर एप्लीकेशन ट्रांसफरर ने दी है, मान लीजिए ट्रांसफरर ने अप्लाई किया है, एक मिनट, मान लीजिए ट्रांसफर ने अप्लाई किया है, ट्रांसफरर ने अप्लाई किया है कि कंपनी मुझे शेयर ट्रांसफर करने हैं और शेयर्स पार्टली पेड अप है। ट्रांसफरर ने अप्लाई किया है और शेयर्स क्या है बच्चे? पार्टली पेड अप है। तो कंपनी एक बार ट्रांसफरी से पूछेगी और बोलेगी भाई ट्रांसफरी, जो शेयर तू खरीद रहा है ये पार्टली पेड अप है, तेरे को 2 हफ्ते का टाइम है, तेरे को कोई ऑब्जेक्शन हो तो तू कर सकता है। क्लास याद है कितना टाइम में शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा? सर ये बात भी इस सेक्शन में बताई गई, हालांकि इसका ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं था। शेयर सर्टिफिकेट कितने दिनों में इशू होता है? शेयर्स जब भी अलॉट होते हैं उसके 2 महीने में शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है। कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो इनकॉर्पोरेशन के भी 2 महीने में स्टार्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है। ट्रांसफर के केस में बेटा 1 मंथ के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है। डिबेंचर के केस में 6 मंथ्स में शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है। और डीमेट फॉर्म में बेटा आपका नाम जैसे कंपनी आपको शेयर इशू करती है, इमीडिएटली कंपनी ये बात डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म कर देती है। क्लास पेनल्टी मैंने पहले गलत लिख दी थी क्योंकि अमेंडमेंट आ गई है पेनल्टी में। अब बेटा आपको पुरानी वाली पढ़ के जानी है इस सेक्शन को ना मानने पे, सॉरी आपको नई वाली पढ़नी है, मैंने पुरानी वाली काट दी यहाँ से। कंपनी और ऑफिसर दोनों पे पेनल्टी है सेक्शन को ना मानने पे 50,000 रुपए की। ये सेक्शन 56 है बच्चे। फिर 57 है पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन। ये क्या सेक्शन है? अगर आपने पर्सोनेट किया मतलब आपने झूठ नाम में शेयर्स परचेज किए, फिक्टिशियस नाम में, तो 1 साल से 3 साल के लिए अंदर जाओगे। साथ में 1 लाख से लेके 5 लाख का फाइन लगेगा अगर आपने झूठ नाम में शेयर परचेज किए। एक छोटा सा टॉपिक है, इसका कोई सेक्शन तो नहीं है बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फॉल्स ट्रांसफर क्या होता है सर? फॉल्स ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर के साइन नकली मार के उसके शेयर आप किसी को बेच दोगे तो ये फॉल्स ट्रांसफर है, जहाँ पर ट्रांसफर के साइन नकली होंगे। सर ये बिल्कुल वर्ड है, अगर मैंने किसी को शेयर्स बेच भी दिए तो वो बंदा जेन्युइन ओनर नहीं बनेगा। मान लो ए के साइन नकली मार के आपने उसके शेयर बी को बेच दिए, अब बी असली ओनर नहीं बनेगा, रजिस्टर में वापस नाम ए का आएगा। लेकिन मान लो कि बी को बेच दिया और बी ने आगे सी को बेच दिए। अब ये जो सी है ये इनोसेंट है, इसने शेयर्स बी के सोच के खरीद लिए। हमने एक कंसेप्ट पढ़ाया था ऐसा कि अगर सी ने खरीद लिए तो भी कोई बात नहीं, रजिस्टर में नाम वापस ए का आएगा, बट कंपनी विल बी लायबल टू सी, क्योंकि वो तो इनोसेंट है, उसने तो बी के नाम का सोच के खरीद लिया। याद है ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को? हाँ जी, ये लिखा हुआ वही कंसेप्ट 50 फॉर ट्रांसफर में। 58 बात करते हैं, अगर कोई कंपनी आपको ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के लिए मना कर दे तो आप क्या करोगे? सिंपल सा सेक्शन है जो कहता है यदि कोई कंपनी आपको ट्रांसफर या ट्रांसफर के ट्रांसमिशन के लिए मना कर दे तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो ट्रिब्यूनल में जाके। बेटा प्राइवेट कंपनी अगर आपको कभी भी ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के लिए रिफ्यूज करेगी तो आपको नोटिस भेजेगी। जिस दिन आपने कागज जमा कराए तो उसके 30 दिन में आपको नोटिस आएगा कंपनी से। नोटिस दोनों को आएगा, ट्रांसफर और ट्रांसफरी को। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी आपको मना करेगी तो 30 दिन में नोटिस देगी। पब्लिक कंपनी को भी अगर आपको मना होगा करना होगा तो वो भी 30 दिन में आपको नोटिस देके मना कर देगी कि आपका ट्रांसफर या ट्रांसमिशन रजिस्टर नहीं होगा। वो आपको रीजन बताएगी। अगर आप उसकी रीजन से सहमत नहीं हुए बेटा तो प्राइवेट कंपनी के केस में पहले प्राइवेट को समझ लो। ट्रांसफरी को राइट होगा जिस दिन कंपनी का रिफ्यूजल का नोटिस आएगा उसके अगले 30 दिन में एनसीएलटी के पास चला जाए। जिस दिन रिफ्यूजल का नोटिस आएगा उसके 30 दिन में एनसीएलटी के पास चला जाए। अगर रिफ्यूजल का कोई नोटिस नहीं आता तो बेटा जिस दिन पेपर सबमिट किए थे कंपनी में उसके 60 दिन में एनसीएलटी के पास चला जाए। रिफ्यूजल आया है तो अगले 30 दिन में चला जाए, रिफ्यूजल नहीं आया तो जिस दिन कंपनी में पेपर सबमिट किए तो उसके 60 दिन में एनसीएलटी के पास चला जाए। पब्लिक में बस बेटा यहाँ जो 30 है इसको 60 कर दो और जहाँ 60 पब्लिक में उसको 90 कर दो। मैंने डायग्राम में बता भी रखा है। एनसीएलटी को शिकायत कर दो, एनसीएलटी आप दोनों की बात सुनेगी, आप लोगों की भी सुनेगी, ट्रांसफरी की भी सुनेगी, कंपनी की भी सुनेगी। अगर उसको लगता है ट्रांसफरी गलत बोल रहा है तो उसकी अपील डिसमिस कर दी जाएगी, और अगर लगता है एनसीएलटी को कि ट्रांसफरी सही बोल रहा है तो वो कंपनी को डांट लगाएगी, बोलेगी यार ट्रांसफर या ट्रांसमिशन जो भी है 10 दिन में रजिस्टर करो। इस सेक्शन को ना मानने पर मेरा पर्सन जो इस ट्रिब्यूनल की बात को नहीं मानता बेटा उसको 1 साल से लेकर अप टू 1 साल की इंप्रिजनमेंट हो सकती है और 1 साल से लेके 1 लाख से लेके 5 लाख का फाइन लग सकता है। ये सेक्शन 58 है। 59 भी सिमिलर सेक्शन है। ये कहते हैं अगर किसी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में गलती से इंक्लूड हो जाए या गलती से वहां से रिमूव हो जाए और कंपनी से ना सर्टिफाई करे, ठीक करे, तो आप उसकी शिकायत भी एनसीएलटी को कर सकते हो।
मैंने इसको कैसे लिखा, अगर किसी पर्सन का नाम रिमूव हो गया या एंटिटी नहीं हो रहा रजिस्टर में, बहुत देर से कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई भी एग्रीव पर्सन, मेंबर, कंपनी कोई भी ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। अगर इंडिया का केस है, अगर बाहर का मेंबर है तो बाहर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे उनको जाके शिकायत कर सकता है कि सर देखिए कंपनी मेरा नाम रजिस्टर में लिख नहीं रही या रजिस्टर से रिमूव नहीं कर दी। ट्रिब्यूनल क्या करता था ऐसे केसेस में, बेटा सेम मैंने लिखा ऊपर का पॉइंट 2 ऊपर से उठा लो, ये वाला पॉइंट उठा लो, सेम ट्रिब्यूनल को लगेगा अपील गलत है तो वो डिसमिस कर देगा अपील को, बट अगर उनको लगेगा अपील सही है तो वो बेटा कंपनी को ऑर्डर करेगा ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, रजिस्टर करो, 10 दिन का टाइम देगा। क्या बात क्लियर बेटा? इस दौरान जिसके पास शेयर होंगे क्या वो शेयर पे अपने वोटिंग रेट से एंजॉय करेगा? हाँ, वो बेच भी सकता है, वोटिंग रेट भी एंजॉय करेगा, बट हाँ ट्रिब्यूनल अगर मना करते वोटिंग रेट नहीं लेनी फिर नहीं लेगा। कई बार कंपनी को ट्रांसफर रजिस्टर कर देती है, बट रजिस्टर करने के बाद उसको पता लगता है ओ शिट, मैंने तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का वॉल्यूशन कर दिया, सेबी एक्ट का वॉल्यूशन कर दिया, या कंपनीज एक्ट या किसी भी लॉ का वॉल्यूशन कर दिया इस ट्रांसफर को रजिस्टर करती है, तो कंपनी तुरंत जाके कंपनी रिक्वेस्ट कर दे ट्रिब्यूनल को, सर मुझसे गलती होगी, ट्रिब्यूनल कंपनी को ऑर्डर देगा रेक्टिफाई कर लो, रेक्टिफाई कर लो। हाँ जी, ये सेक्शन बेटा 59 आपका खत्म होता है। 59 के बाद हम 60 की अगर बात करें, 60 बात करता है पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। मेरा सेक्शन 60 क्या बोलता है बेटा? कंपनी कहीं पे भी अगर अपना ऑथराइज कैपिटल पब्लिश करेगी बेटा तो साथ में सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल भी पब्लिश करेगी। अगर नहीं करती है ऐसा तो कंपनी पे 10,000 रुपए का पेनल्टी है फॉर पर डिफॉल्ट, और ऑफिसर पे 5,000 की पेनल्टी है। सेक्शन 61 छोटा सा सेक्शन जो बोलता है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अगर आर्टिकल परमिट करेंगे तो ओआर पास करके कंपनी अपना कैपिटल ऑल्टर कर सकती है। कैपिटल ऑल्टर करने के 5 तरीके बताएंगे। ऑथराइज कैपिटल बढ़ा लो, कंसोलिडेट कर लो। व्हाट इज कंसोलिडेट? 5-5 के 2 शेयर को 10 का 1 बना दो, सब डिवाइड इसका उल्टा, 10 का 1 शेयर 5-5 के 2 बना दो। या कंपनी फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करेगी बेटा, या रिकन्वर्ट करेगी स्टॉक को, या कंपनी अपना वो शेयर कैंसिल कर देगी बच्चे जो किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं करा। तो ये 5 तरीके हैं कैपिटल को ऑल्टर करने के जो हमने 61 में डिस्कस करे। 61 के बाद हम बोनस शेयर को भी नहीं जा रहे, वो 63 है, पहले बीच का 62 पढ़ के आते हैं क्लास। 62 के बाद 63 पे जाएंगे। 62 बात करते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जैसे हम राइट इशू भी बोलते हैं, मुझे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगता है ये भी। यस, जब भी कोई कंपनी अपना कैपिटल इंक्रीज करना चाहती है तो वो शेयर, बेटा ध्यान रखना, वो शेयर ऑप्शन ए या तो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले देगी, या एम्प्लॉइज को देगी एसऑप के तहत, या अदर्स को देगी एसआर पास करके। जब भी कोई कंपनी नया शेयर इशू करेगी तो पहले वो शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाएगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नोटिस दिया जाएगा मिनिमम 7 दिन का या मैक्सिमम 30 दिन का। ये नोटिस रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ई मोड कैसे भी जा सकता है, ठीक है। नोटिस भेजने के बाद याद रखना आप लोगों को नोटिस आएगा कि आप लोग कंपनी का नया शेयर लेना चाहते हो, ये भी लिखा होगा अगर आप नहीं लेना चाहते आप अपना ये राइट किसी और को रिनाउंस कर सकते हो क्लास, लेकिन रिनाउंस पे आर्टिकल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। आपको टाइम दिया जाएगा, अगर आपने उस टाइम में नहीं दिया तो उसके बाद बोर्ड जिसको मर्जी वो शेयर बेच सकता है। यानी रूल है बोर्ड को नया शेयर बेचने से पहले एग्जिस्टिंग से पूछना पड़ेगा क्या वो लोग लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है हम नया शेयर एग्जिस्टिंग को बिना पूछे सीधा एम्प्लॉय को दे दें? हाँ, एसआर पास करके आप एसऑप के तहत, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत एम्प्लॉयज को शेयर इशू कर सकते हो नया शेयर, लेकिन उसकी बहुत सारी कंडीशन है। मेरा नोट कंडीशन यहाँ से शुरू होती है बेटा। एसऑप में शेयर देने के लिए एसआर पास होना चाहिए। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में हम शेयर अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। कौन से एम्प्लॉय को? परमानेंट एम्प्लॉय को देते हैं जो इंडिया आउटसाइड इंडिया रहता हो, हमारा एम्प्लॉय हो या हमारी होल्डिंग सब्सिडरी का एम्प्लॉय हो, या हम अपने डायरेक्टर को देते हैं जो होल टाइम पार्ट टाइम हो, हमारा हो चाहे हमारी होल्डिंग सब्सिडरी का हो, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्वेटिक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन शेयर में शेयर नहीं देंगे। हम अपने डायरेक्ट अपने परमानेंट एम्प्लॉयज को देंगे या डायरेक्टर्स को देंगे अपने या अपने होल्डिंग के, लेकिन हम उन डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज को नहीं देंगे जो प्रमोटर्स या प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हम उन डायरेक्टर्स को भी शेयर नहीं देंगे जिनके पास ऑलरेडी हमारा 10% ऑफ इक्विटी शेयर होल्ड से ज्यादा है, ऐसे लोगों को शेयर नहीं दिया जाएगा। प्लस शेयर देने से पहले शेयर होल्डर से एसआर पास कराएंगे। एसआर में से पहले शेयर होल्डर्स के घर पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी जिसके अंदर हम सारा कुछ मेंशन करेंगे शेयर को लेके। कंपनी डिसाइड करेगी क्या एक्सरसाइज प्राइस होगा, किस प्राइस पे एम्प्लॉय शेयर ले सकते हैं। 1 साल का गैप रखना जरूरी है कम से कम बेटा, ग्रांट और एक्सरसाइज के बीच में। मतलब कंपनी ऐसा बोल देगी आपको ये ऑप्शन हम आज ग्रांट कर रहे हैं, लेकिन 1 साल, कम से कम 1 साल, कंपनी बोल सकते हैं 2 साल बाद आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि आज ग्रांट करेगी कल एक्सरसाइज कर लो, कम से कम 1 साल का गैप तो रखना पड़ेगा। कंपनी चाहे तो लॉक इन पीरियड भी रख सकती है, जैसे स्वेट इक्विटी में 3 साल का लॉक इन होता है, यहाँ पे कंपनी के ऑप्शन पे जितना मर्जी लॉक इन रखे। क्या हमारे एम्प्लॉयज को वोटिंग राइट मिलेगा? जब तक वो शेयर लेंगे नहीं, एक्सरसाइज करके शेयर अलॉट नहीं कराएंगे, उन्हें कोई वोटिंग राइट, डिविडेंड राइट नहीं मिलेगा जब तक वो वोट नहीं, शेयर लेंगे नहीं। ये आपका ऑप्शन है, आप शेयर लेना चाहते हो लो, नहीं लेना चाहते मत लो।
ये तो आपका चॉइस है, आपका ये ऑप्शन नॉन ट्रांसफरेबल है बेटा। मेरा डाउट, अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई तो वो ऑप्शन उसके घर वालों को मिल जाएगा। मेरा डाउट, कोई मेंबर इनकेपेबल हो गया तो वो ऑप्शन उसी दिन, जिस दिन वो इनकेपेबल होगा उसी दिन वो ऑप्शन उसी को मिलेगा, उसको बोला जाएगा आप शेयर ले लो। हाँ जी, कोई एम्प्लॉय रिजाइन करके चला गया तो जो ऑप्शन अभी उसको मिले नहीं होंगे वो ऑप्शन अब उसके खत्म हो जाएंगे, उसको नहीं मिलेंगे। बोर्ड को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सारे ऑप्शंस के बारे में। और बेटा इनका नाम रजिस्टर ऑफ, इसका एक अलग से रजिस्टर होगा, डिस्क्लोजर इन रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय ऑप्शन स्कीम, एक रजिस्टर में बना के इन सबका नाम मेंशन करना है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चा, क्या ऐसा हो सकता है नया शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं देना चाहते, एम्प्लॉय को नहीं देना चाहते, अदर्स को दे सकते हैं? हाँ बेटा, एसआर पास करके आप अदर्स को भी शेयर दे सकते हो। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। हाँ जी, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है अगर कन्वर्जन का केस है, मतलब अगर हम अपना डिबेंचर या लोन्स, मेरा सेक्शन नॉट एप्लीकेबल इफ कंपनी if capital increase is due to conversion of debentures or loans into share since SR was passed at the time of such debentures or loan। अगर डिबेंचर या लोन को कन्वर्ट करने का टाइम आ गया तो उस समय हमें इस सेक्शन को पंगा नहीं है। अगर हम अपने डिबेंचर या लोन को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो इस सेक्शन मना नहीं करेगा, क्योंकि यार जब डिबेंचर या लोन इशू किए होंगे तब तो एसआर पास किया ही होगा ना। ऐसे ही एक पॉइंट और था, अगर आपने डिबेंचर लोन सरकार से ली और सरकार को लगता है कि इस कंपनी की हालत अच्छी नहीं है, मुझे इसका शेयर कैपिटल में कन्वर्ट, इसका लोन या डिबेंचर कैपिटल में कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो वो आपसे बिना पूछे आपकी पोजीशंस को ऑब्जर्व करके आपका डिबेंचर या लोन कैपिटल में कन्वर्ट करती थी। याद है, अगर आप सरकार के इस फैसले से खुश ना हो तो आप सरकार की कंप्लेंट एनसीएलटी को करते थे, फिर एनसीएलटी डिसाइड करती थी कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्लास मूव करते हैं आगे। मैंने एक सेक्शन छोटा सा लिखा, ये 65 है, अनलिमिटेड कंपनी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल ऑन कन्वर्जन इनटू लिमिटेड कंपनी। कोई भी अनलिमिटेड कंपनी अगर बोलती है कि मुझे लिमिटेड में कन्वर्ट होना है तो पहले उसको रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना होगा। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? दैट पोर्शन ऑफ द कैपिटल जो सिर्फ वाइंडिंग अप पे मंगवाया जाएगा, उससे पहले मंगवाया बिल्कुल नहीं जाएगा। क्लास अब बात रिडक्शन ऑफ कैपिटल की करते हैं सेक्शन 66 में। व्हाट इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल? बड़ा क्लियर है रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अगर ट्रिब्यूनल अप्रूव कर दे और एसआर पास हो जाए तो कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस कर सकती है। लॉ में 3 तरीके बताए। कंपनी सरप्लस कैपिटल पे ऑफ कर सकती है, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए लगता चाहिए ही नहीं, 8 रुपए ही में काम चल रहा है, 2 रुपए वापस कर दो। या रिड्यूस कर दो वो कैपिटल जो रिक्वायर्ड नहीं है, मान लो 10 का शेयर है, 8 मंगवाया, 2 मंगवाने का मन ही नहीं है, रिड्यूस कर दो 2 रुपया, खत्म कर दो। या कैंसिल कर दो वो कैपिटल जो लॉस्ट हो गया। व्हाट इज लॉस्ट कैपिटल? सपोज मेरा कैपिटल 10 लाख का है, एसेट्स 6 लाख के हैं, 4 लाख का कैपिटल बेटा लॉसेस में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे 10 लाख के कैपिटल को 6 पे ले आओ, 4 लाख को राइट ऑफ कर दो। इसे रिडक्शन बोलती है। रिडक्शन अलाउ नहीं होगा अगर आपके डिपॉजिट्स एरियर्स में है, डिपॉजिट्स को पहले क्लियर करो। आप रिडक्शन के लिए ट्रिब्यूनल के पास जाओ, ट्रिब्यूनल आपकी रिडक्शन अप्रूव करने से पहले एक नोटिस भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरओसी को, सेबी को, क्रेडिटर्स को, और इन सबकी रिप्रेजेंटेशन सुनेगा। 3 महीने के अंदर अंदर इन्हें बोला जाएगा जो ऑब्जेक्शन है ट्रिब्यूनल को बताओ। ट्रिब्यूनल देखेगा क्या क्रेडिटर्स का आपने को पे ऑफ कर दिया आपने अपने सारे क्रेडिटर्स को, या उन्हें सिक्योर कर दिया, या उनको उनसे कंसेंट ले लिया। जब तक क्रेडिटर्स पूरी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होंगे ट्रिब्यूनल आपको अप्रूव नहीं करेगा। क्लास मैंने एक बात और बोली, रिडक्शन के लिए आपको एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो एंट्रीज हैं वही फॉलो करनी है। और क्या आपने एएस के हिसाब से रिडक्शन करा, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एएस ने सिखा रखे रिडक्शन का, आप वही फॉलो करेंगे। और ये बात कंपनी का ऑडिटर सर्टिफाई करके देगा कि हाँ जी मैंने चेक कर लिया कंपनी ने एएस के हिसाब से रिडक्शन करा है। क्लास जी रिडक्शन के बाद हो सकता है ट्रिब्यूनल आपको पब्लिकेशन करने को बोले, हो सकता है ट्रिब्यूनल बोले भाई बोर्ड पे लिखो कि आपने अपना कैपिटल रिड्यूस किया है। हाँ जी, ट्रिब्यूनल का वो अप्रूवल और जो मिनट्स ट्रिब्यूनल ने अप्रूव किया होगा, जिस मिनट में सारा कुछ मेंशन होगा, कितना कैपिटल था, कितना रह गया, ये सब कुछ आरओसी के पास 30 दिन में सबमिट करना है। क्लास ये सेक्शन बायबैक को अफेक्ट नहीं करेगा। हम किसी भी मेंबर से ज्यादा पैसा नहीं मांग सकते। अगर मान लो उससे फेस वैल्यू 10 रुपया था, पेड अप भी 10 रुपया था, हमने क्या किया, हमने उसका पेड अप घटा के 8 कर दिया। सर हम उससे 2 रुपए ही मंगवा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मंगवा सकते। पॉइंट नंबर 11 कहता है अगर हमने किसी क्रेडिटर का नाम ओमिट कर दिया था रिकॉर्ड्स में से, तो और कंपनी बाद में वो क्रेडिटर का नाम सामने आया तो कंपनी को उस क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा। यदि कंपनी उस क्रेडिटर को पे नहीं करती वो ट्रिब्यूनल को शिकायत कर दे। क्या बात क्लियर है? मेरा उस केस में क्या होगा बच्चे जरा बताइएगा। कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स अपनी अपनी कॉल्स पे करेंगे जिस ताकि उस क्रेडिटर को इजीली पे किया जा सके। इस सेक्शन को ना मानने पे बेटा ऑफिसर्स को, जिस ऑफिसर ने भी क्रेडिटर्स का नाम छुपाया था उस ऑफिसर को लायबल बनाया जाता है बेटा सेक्शन 447 में। रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर सेक्शन 67, कोई भी कंपनी को अलाउड नहीं है कि वो अपना शेयर खुद खरीदे। हाँ रिडक्शन करने तो खरीद सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी
क्या कोई कंपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है किसी को अपना लोन खरीदने के लिए? पब्लिक प्राइवेट तो दे सकती है, पब्लिक कंपनी को मना है बेटा, वो किसी को लोन नहीं देगी अपना या अपनी होल्डिंग का शेयर खरीदने को। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर वो बैंकिंग है तो दे सकती है पब्लिक कंपनी। अगर वो कोई स्कीम बनाती है अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए और इसके लिए लोन देती है तो अलाउड है, या वो डायरेक्टली एम्प्लॉयज को लोन देती है तो अलाउड है। लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को उसकी 6 महीने से ज्यादा लोन नहीं देना सैलरी। लोन दिया जाएगा कि हमारा या हमारी होल्डिंग का फुल्ली पेड अप शेयर खरीद ले। और बेटा यहाँ पे जो लोन दिया जाएगा एम्प्लॉयज को, उसमें डायरेक्टर्स और केएमपी काउंट नहीं होंगे। सर ये सेक्शन अफेक्ट नहीं करेगा कंपनी को अगर वो अपना प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहती है। ये सेक्शन ना मानने पे बेटा कंपनी पे मिनिमम 1 लाख से लेके 25 लाख तक का फाइन है। ऑफिसर पे अप टू 3 साल की सजा है, या उन पे भी 1 लाख से लेके 25 लाख का बेटा फाइन है। Class, let's move to ending point of this chapter, buyback, section 68, 69 and 70. बेटा बायबैक का मतलब अपना ही शेयर बाजार से खरीद लेना। क्या बात क्लियर है? बायबैक के लिए आपका शेयर फ्री रिजर्व, आप बायबैक फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो, या डिफरेंट काइंड की प्रोसीड्स में से कर सकते हो। क्या बात क्लियर है? बायबैक की क्या कंडीशन है? सर आर्टिकल परमिट करेंगे, जनरल मीटिंग पास, एसआर पास होगा, उसके बाद या लिस्टेड कंपनी पोस्टेड बैलेट से पास करेगी, फुल्ली पेड अप शेयर होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी थोड़ा सा इसके लिए तो मुझे और बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, लिस्टेड कंपनी सेबी को फॉलो करेगी, अनलिस्टेड कंपनी सीजी को फॉलो करेगी। क्लास जी, 1 साल के अंदर बायबैक की एक ऑफर क्लॉज होने के 1 साल बाद आप नेक्स्ट ऑफर स्टार्ट कर सकते हो। बायबैक की क्या लिमिट है? 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम आपको बायबैक करना अलाउड है। इक्विटी के बायबैक में 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी देखा जाएगा। अगर बोर्ड को बायबैक करना है तो अप टू 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम वो बायबैक कर सकता है। क्लास, बायबैक 1 साल में कंप्लीट करना है, जिस दिन एसआर या बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था। बायबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा, जिसमें बायबैक की सारी डिटेल बताना पड़ेगा। बायबैक कहां से होगा? आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर खरीद सकते हो, ओपन मार्केट से खरीद सकते हो, प्लस आप एम्प्लॉइज से शेयर खरीद सकते हो। बायबैक के बाद आपको, बायबैक से पहले आपको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना है। अगर आप लिस्टेड हो तो सेबी आरओसी दोनों के फाइल कराओगे, अनलिस्टेड सिर्फ आरओसी के पास फाइल कराएगी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए, जिसमें एक एमडी होना चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में आपको लिखना पड़ेगा कि हमने पूरी इंक्वायरी कर ली है, कंपनी कम से कम 1 साल तक तो इंसॉल्वेंट नहीं होगी। बायबैक कंप्लीट होने के बेटा 7 दिन में शेयर सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रॉय करना है। बायबैक कंप्लीट होने के 6 महीने तक सेम काइंड ऑफ शेयर दोबारा इशू नहीं करना। हाँ, एक्सेप्शन से बोनस इशू कर सकते हो, वारंट्स या ESOP करना है कन्वर्ट कर सकते हो, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू करना है कर सकते हो। क्या बायबैक का एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए? बिल्कुल। बायबैक का आप रिटर्न भी सबमिट करेंगे आरओसी और सेबी के पास बायबैक कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर अंदर बेटा। नेक्स्ट सवाल पे अगर मैं जाता हूं तो इस सेक्शन को ना मानने पे कंपनी पे 1 लाख से लेके 3 लाख और ऑफिसर पे 1 लाख से लेके 3 लाख का जुर्माना है। हाँ जी, सेक्शन 68 खत्म होता है। 69 बोलते हैं अगर आप फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से बायबैक करोगे तो उतना अमाउंट पहले सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और 70 बायबैक पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। 70 कहता है बायबैक अलाउ नहीं करूंगा। कब तक अलाउ नहीं करूंगा? अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है डिपॉजिट्स का, डिबेंचर का, प्रेफरेंस शेयर का, या इनके इंटरेस्ट डिविडेंड का, या टर्म लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग कंपनी का, तो उसको बायबैक कब तक अलाउड नहीं? पहले डिफॉल्ट को क्लियर करे बेटा, उसके बाद 3 साल वेट करे, फिर बायबैक कर सकती है। ऐसे ही अगर किसी कंपनी ने इन 4 सेक्शंस को फॉलो नहीं करा, 92 एनुअल रिटर्न का, 123 डिविडेंड का, 127 जिसमें ब्याज देने की बात करते हैं अगर डिविडेंड लेट हो जाए, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो भी बेटा आपको बायबैक नॉट अलाउड अगर आपने इन सेक्शंस का वॉल्यूशन करा। आई विल से आज की अभी तक की रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बायबैक है। पिछले 2 अटेम्प्ट में बायबैक का ही क्वेश्चन आया। यस, क्या बात क्लियर? बायबैक सेक्शन 70 पे खत्म होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिबेंचर्स की। उसके बाद हम बात करते हैं डिबेंचर्स की। मेरा डाउट क्लास, बायबैक हमारा खत्म हो गया तो बायबैक बात किसकी आती है क्लास? डिबेंचर्स की। चलिए डिबेंचर्स की बात शुरू करते हैं। ओके, डिवेंचर्स का सेक्शन 71 हम डिस्कस करेंगे। 72 नॉमिनेशन का है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। डिवेंचर्स के बारे में बात करते हैं। 71 क्या कहता है? 71 कहता है जी आप कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करेंगे अगर एसआर पास हो गया। ठीक है साहब, डिवेंचर पे कभी वोटिंग रेट नहीं देना
ओके सर, सिक्योर डिबेंचर इशू कर सकते हो प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉलो होने पे। आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। डीआरआर का पर्पस सिर्फ आप रिडम्पशन के लिए यूज करेंगे। बेटा आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। अगर आप डिबेंचर्स का पब्लिक इशू कर रहे हैं या अपने ही मेंबर्स को डिबेंचर इशू कर रहे हो और वो 500 से ज्यादा है तो भी ट्रस्टी रखने पड़ेंगे। ट्रस्टी का काम होता है डिबेंचर होल्डर्स का बेटा ध्यान रखना। डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाई जाती है। अगर उस डीड में आप कोई ऐसी बात लिख रहे हो कि डिबेंचर ट्रस्टी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, आप उसको एग्जेम्प्ट कर रहे हो, तो ये वॉइड है। ट्रस्टी लायबल होंगे अगर कोई गलत बात वो करते हैं। ट्रस्टी को छोड़ना है तो डिबेंचर होल्डर्स 3/4 डिबेंचर होल्डर्स को लगता है ट्रस्टी की कोई गलती नहीं है तो वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं ट्रस्टी को। कंपनी की ड्यूटी है बेटा डिबेंचर होल्डर्स और उनका ब्याज टाइम पे करना। अगर कभी भी कंपनी के एसेट्स कम पड़ जाते हैं तो बेटा डिबेंचर ट्रस्टी तुरंत एनसीएलटी को शिकायत कर देंगे कि सर कंपनी के एसेट्स कम पड़ गए डिबेंचर के वैल्यू में। एनसीएलटी कंपनी की फर्दर लायबिलिटी इंक्रीजिंग पे रोक लगा देगी क्लास। अगर कंपनी कभी भी अपने डिबेंचर को या ब्याज को रिडीम नहीं कर पे नहीं कर पाती तो बेटा ट्रिब्यूनल ट्रस्टी के या डिबेंचर होल्डर की रिक्वेस्ट पे कंपनी को डांट लगा सकता है कि तुरंत अपने डिबेंचर रिडीम करो। क्लास यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड है। मतलब आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या आता है, कोर्ट ऑर्डर करेगा डिबेंचर लेने पड़ेंगे। अगर आपने कंपनी से एग्रीमेंट किया कि मैं डिबेंचर खरीदूंगा तो कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है भाई खरीदने पड़ेंगे, पे कर कंपनी को। सीजी इस पे रूल बना सकती है बेटा। सीजी ने रूल 18 बनाया भी है। हम रूल 18 पढ़ रहे हैं अब। 71 तो खत्म हो गया। रूल 18 क्या बोलते हैं, सिक्योर डिबेंचर अप टू 10 ईयर्स के लिए इशू होंगे बेटा। लेकिन 4 कंपनीज हैं, इन्हें 30-30 साल तक के लिए सिक्योर डिबेंचर इशू करना अलाउड है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या वो कंपनीज जिन्हें आरबीआई, एनएचबी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज ने अप्रूव किया हो। बेटा आप सिक्योर डिबेंचर अगर इशू करेंगे तो आपको पहले एक चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा कंपनी के या उसकी होल्डिंग सब्सिडी के एसेट्स पे। डिबेंचर ट्रस्ट डीड बेटा मैक्स टू मैक्स इशू अलॉटमेंट के 60 डेज के अंदर अंदर आपको तैयार करनी है। आप अपना कोई भी स्पेसिफिक मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे। एनबीएफसी को चॉइस था, वो अपना कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख सकते हैं स्पेसिफिक की जगह। और अगर आपका डिबेंचर पे गवर्नमेंट की गारंटी है, किसी गवर्नमेंट कंपनी ने डिबेंचर इशू करे और उस पर गवर्नमेंट ने गारंटी दी, फिर आपको चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको डिबेंचर ट्रस्टी का नाम डिबेंचर के ऑफर लेटर पे और सारे कम्युनिकेशंस पे मेंशन करना पड़ेगा। बेटा जिनके पास जो बेनिफिशियल शेयर होल्डर्स हैं वो हमारे ट्रस्टी नहीं बन सकते। हमारा प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी, हमारा कोई भी ऑफिसर, चाहे हमारा हो चाहे हमारी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट का हो, ये हमारा ट्रस्टी नहीं बन सकता। क्लास जी, जो लोग कंपनी से एंटाइटल्ड है, जिन्होंने कंपनी से पैसे लेने हैं वो ट्रस्टी नहीं बन सकते। जिन्होंने कंपनी का पैसा देना है, उसकी होल्डिंग का पैसा देना है, उसकी सब्सिडी का पैसा देना है, उसकी एसोसिएट का पैसा देना है या उसकी फेलो सब्सिडी, याद है फेलो सब्सिडी हमारी होल्डिंग की एक और सब्सिडी। आप उन कंपनीज का अगर आप किसी भी इनमें से किसी भी कंपनी को इंडिपेंडेंट है तो आप ट्रस्टी नहीं बन सकते। अगर आपने गारंटी दी है डिबेंचर होल्डर्स के लिए, कंपनी गारंटी दी है डिबेंचर्स के केस में, आपने कंपनी लोगों को गारंटी दी है कि लोगों डरो मत, कंपनी नहीं चुकाएगी तो मैं चुका दूंगा, तो आप ट्रस्टी नहीं बन सकते। अगर आपका कोई पेक्यूनरी रिलेशन है कंपनी के साथ, कंपनी के टर्नओवर का 2% या 50 लाख विच एवर इज लोअर का आपका रिलेशन है कंपनी के साथ, आप ट्रस्टी नहीं बन सकते। या प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी के बेटा आई रिपीट रिलेटिव है तो भी आप ट्रस्टी नहीं बन सकते। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बेटा। ट्रस्टी अगर छोड़ के चला गया तो बोर्ड उसकी जगह पे नया ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये कट गया, बोर्ड कैजुअल वैकेंसी बोर्ड फिल कर सकता है। लेकिन अगर ट्रस्टी बेटा रिजाइन करके गया तो फिर डिबेंचर होल्डर्स के अप्रूवल से ही नया ट्रस्टी आएगा। क्या बात क्लियर? मेरा डाउट सर, क्या इसमें और कुछ भी बताएंगे? हाँ बेटा, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट ही किया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। या डिबेंचर ट्रस्टी क्या डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएगा? हाँ, जब 10% डिबेंचर होल्डर्स रिक्वेस्ट करेंगे या फिर कोई कंपनी कोई गड़बड़ करेगी तो ट्रस्टी मीटिंग बुलाएगा। सर डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो होगी वो SH4 में होगी और वो मैक्सिमम 3 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू तक तैयार हो जानी चाहिए। फिर डीआरआर की बात आई थी बेटा। डीआरआर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नहीं बनाना, ये बात आपको क्लियर है। बैंकिंग कंपनी को नहीं बनाना। बाकी कंपनीज के बारे में अगर बात करें बेटा, एक बात ध्यान रखना, सिर्फ एक अनलिस्टेड कंपनीज या प्राइवेट प्लेसमेंट करती है डीआरआर की तो उसको डीआरआर बनाना है। और डीआरआर की वैल्यू बेटा 10% ऑफ योर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर रहेगा। कंपनी को बेटा अपना डिबेंचर, जो भी डिबेंचर इस साल रिडीम हो रहे हैं उसका कम से कम 15% किसी बैंक में या किसी अनइनकम्बर्ड, अनइनकम्बर्ड का मतलब जिसपे कोई गिरवी ना रखा हो, कंपनी को डिबेंचर का 15% कम से कम किसी बैंक में या अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज या बॉन्ड में बेटा डालना पड़ेगा। सर क्या डिबेंचर ट्रस्ट डीड की इंस्पेक्शन अलाउड है किसी मेंबर को? हाँ बेटा, किसी भी मेंबर को या डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर ट्रस्ट डीड की इंस्पेक्शन अलाउड है। चलिए बेटा, मेरा सवाल, मेरी इसी के साथ ये चैप्टर की कंप्लीशन हुआ। मेरा डाउट था, मैं इसके क्वेश्चंस आपको दिखाना चाहता था। 2 क्वेश्चंस जो आए हैं इसके अपना बायबैक के क्वेश्चन से केस स्टडीज, बहुत सिंपल सी केस स्टडीज हैं, आप एक बार उनको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से मान के चलते हैं एक क्वेश्चन तो लगेगा, किस्मत अच्छी हुई तो 2 भी लग सकते हैं, एक क्वेश्चन तो लगेगा। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ आगे बात करेंगे बेटा। चलिए, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।